बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग और जी एम हॉपकिंस पोइट के बारे में बात करेंगे। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे, डिफिकल्ट कंसेप्ट जो इनसे जुड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हिस्ट्री सीरीज की 18 नंबर वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और वहां पर जाकर आपने वहां पर प्ले लिस्ट में हिस्ट्री सीरीज को सर्च करना है। हिस्ट्री सीरीज में आपको तमाम वीडियोज जो है तरतीब के साथ 1 से लेकर 18 तक जो है वो मिल जाए। इसके बाद हम जो है इससे आने वाली वीडियो में हम पोइट्स, फिलोसोफर्स, नॉवेलिस्ट इनके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट सेकंड है, जबकि वीडियो नंबर 18 है। हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर बात करें, 1886 में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो है उसकी क्याम अमल में लाया गया। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट दर हकीकत में एक ऐसा तरीका है जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करके हर मुनफरिद जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। हर मुनफरिद साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हर मुनफरिद एक सिंबल जो है वो डिनोट किया गया है, जो कि एग्जिस्ट करता है ऑल ओवर ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज। जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं उसमें जो साउंड अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल डिनोट किया गया। ये तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस को डिनोट करता है। यानी इट कंपासेस ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन ऑन अर्थ। इसको बनाने में पॉल लेसी और उनके जो साथी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं उनका काम था। इसके बाद हम मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बात करेंगे। मैथ्यू आर्नल्ड 24 दिसंबर 1882 में मिडलसेक्स इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके वालिद मशहूर जो हेडमास्टर हैं थॉमस आर्नल्ड। याद रहे एमिनेंट विक्टोरियंस, जो एक बायोग्राफी लिखी है लिटिल स्ट्रेची ने, उनमें इनके वालिद जो है थॉमस आर्नल्ड का जिक्र आता है, जो कि रग्बी स्कूल में हेडमास्टर थे। आर्नल्ड ने फैसिल लुई विकमैन से शादी की 1851 में। आर्नल्ड अटेंडेड रग्बी स्कूल वेयर हिज फादर वाज हेडमास्टर। इसके बाद अगर हम देखें कि आर्नल्ड ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली 1844। आर्नल्ड की जो पहली सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन थी वो द स्ट्रेट ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स थी 1849, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इन्होंने अपनी शायरी, अपने शायर होने का आगाज किया। अगर हम मज़ीद देखें कि इनको एक इम्पॉर्टेंट फिगर, एक लिटरेरी जायंट समझा जाता है इस विक्टोरियन एज का, कि इन्होंने जो है न्यू क्रिटिसिज्म की बुनियाद डालने में अपना रोल अदा किया। मैथ्यू आर्नल्ड की जो क्रिटिकल व्यूज़ थे इससे हमें टी एस इलियट में मुतासर होते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड जो है उनकी डेथ जो है वो 65 एज में जो है 1888 में जो है उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। इन्फ्लुएंशियल वर्क्स देखिए मैथ्यू आर्नल्ड की, द स्ट्रेट ट्रैवलर एंड अदर पोएम 1849 में पब्लिश होने वाली ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है आर्नल्ड पहले इस्टेब्लिश करवाती है। मेजर थीम्स की ब्यूटी, डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंसुअल एंड स्पिरिचुअल डिजायर है। एपिडोक्लेस ऑन एटना एक मशहूर जो है ये फिलोसोफर थे। एटना एक माउंटेन है, उसके ऊपर उन्होंने ये कलेक्शन लिखी है। एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे ग्रीक सिटी में, सिसिली में। तो उनके ऊपर उन्होंने ये ड्रामेटिक पोइम जो है वो लिखी है, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर को जो है अहाता करती है। इसमें मेजर थीम्स में लव, आइसोलेशन और सर्च फॉर मीनिंग लग जाती है। इसमें रिटन के पर्सपेक्टिव से यू डोंट हैव टू understand that what kind of themes were presented in those works. So आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्क इस राइटर का है और it was published in that, और स्पेशली important authors के जो वर्क है। लेकिन स्टिल राइटर इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर माइनर वर्क्स आल्सो। पोइम्स ए न्यू एडिशन 1853 में पब्लिश होता है, रिवाइज पोइम्स है। इसमें न्यू पोइम्स की एडिशन भी शामिल में नजर आता है। के बाद इनिशियल जो इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1865 में पब्लिश होते हैं, जिसमें क्रिटिकल एसे इनके मौजूद है। वो इस पब्लिकेशन से ही सेट हिमसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक। इसमें रोल ऑफ लिटरेचर, डिसइंटरेस्टेड क्रिटिक, टचस्टोन मेथड वगैरह जैसे आइडियाज हमें नजर आते हैं। कल्चर एंड अनार्की 1869 में पब्लिश होने वाली इन्फ्लुएंशियल वर्क आर्नल्ड कल्चर और अनार्की दोनों का एस्टैब्लिश करता है, और ह्यूमन जो स्पिरिट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो कल्चर और एनार्की को एक हार्मोनियस बैलेंस के तौर पर देखते हैं। वो फोकस करते हैं कि जो कल्चर जो है वो किस तरीके से सोशल और जो पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो असर डालता है। इसको हम मजीद भी आगे जाकर एक निगाह में देखेंगे। लिटरेचर एंड डॉगमा एक ऐसा से जो कि टुवर्ड्स अ बेटर अप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल 1873 में पब्लिश होता है। इन हिज एसे आर्नल्ड टैकल्स रिलीजियस एंड बिब्लिकल क्रिटिसिज्म। इसमें वो रैशनल अप्रोच की तरफ बात करते हैं कि रिलीजियस को समझने के लिए रैशनल लॉजिकल जो अप्रोच है वो होनी चाहिए बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए, स्पेशली इन ऑर्डर टू अपहोल्ड मॉरल एंड स्पिरिचुअल
प्रिंसिपल्स। के बाद अगर हम देखें जो मैथ्यू ऑर्डिनल ने की टर्म्स जो है वो कॉइन किए हैं, उनके ऊपर हम एक नज़र अपनी डालें तो मैथ्यू ऑर्डिनल का बड़ा मशहूर टर्म है एक टच स्टोन मैथड, फिलिस्टीन वगैरह, स्वीटनेस एंड लाइट, हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की। उनको बारी बारी हम बात करते हैं। टच स्टोन मैथड जो है एक आप वो समझ लीजिए कि एक आप किसी आदमी के पास जाते हैं और कोई हीरा मोती को लेकर जाते हैं, तो वो जो सुनार होगा या गोल्ड स्मिथ होगा, तो डेफिनेटली पुराने दौर में ये होता था कि वो मैच करता था ओरिजिनल चीज के साथ। आप उसके साथ कोई एमराल्ड लेकर गए हैं तो विल डेफिनेटली बी मैचिंग दैट स्टोन विद द ओरिजिनल वन, आइडेंटिफाई विच वन इज ट्रू और वगैरह वगैरह। तो टच स्टोन मेथड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक ऐसा टर्म है उन्होंने कॉइन किया कि ताकि हम एस्टैब्लिश कर सके सेट ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल, हम मैच करेंगे नए राइटर्स के कामों को पुराने राइटर के वर्क के साथ। आर्नल्ड यहाँ तक कहते दिखाई देते हैं कि वी शुड हैव मेमोराइज द इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ चॉसर एंड अदर क्लासिकल पोएट्स सो दैट वी मे प्लेस देम इन पैरेलल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड वे देम, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके भाई किसने अच्छा लिखा है। तो हमें क्लासिकल वर्क्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि हम नए चीज़ों को आइडेंटिफाई और एवेलुएट और असेस कर सकें। फिलिस्टीन इंटेलेक्चुअल, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही नैरो माइंडेड होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं और कल्चरली इनसेंसिटिव किस्म के इंडिविजुअल जिनको कोई वैल्यू नहीं है और कोई अंदराज नहीं है और किसी तरीके से वो आर्टिस्टिक परसूट उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसे लोगों की तरफ इशारा है जो कि रेजिस्टेंट शो करते हैं इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक ग्रोथ की तरफ। स्वीटनेस एंड लाइट, स्वीटनेस और लाइट की फ्रेज बेसिकली आर्नल्ड के जो हार्मोनाइजिंग एक कंसेप्ट है इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट, जिसको वो लाइट से तशबीह देते हैं और सोशल हार्मनी को वो जो है वो स्वीटनेस के साथ तशबीह देते हैं। तो इसकी हार्मनी को वो कहते हैं कि इट इट रिप्रेजेंट्स द परस्यूट ऑफ नॉलेज। ये एक आइडियल स्टेट ऑफ हार्मनी और बैलेंस के लिए ज़रूरी है सोसाइटी में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि मॉरल सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, परसूट ऑफ नॉलेज के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? सोशल हार्मनी प्लस इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट। इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट को वो किससे तशबीह देते हैं? वो लाइट के साथ तशबीह देते हैं। हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म। अब हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म एक ये टर्म जो कंट्रास्टिंग टर्म है, कल्चरल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। हेब्राइज्म से मुराद ये है कि मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, पीपीएल। तो ये वो मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं जो कि हैब्रियो ट्रेडिशन से डिराइव किए गए हैं, जो कि फोकस करते हैं किसके ऊपर? डिसिप्लिन लेकर आने पे, ट्रेडिशन को फॉलो करने में, सच्चाई को फॉलो करने में। आपको एक और बात बताना चाहूँ कि विक्टोरियन जो पोइट्स हैं दे वर वेरी मॉरलिस्ट। वो ये देखते थे कि क्या ठीक है क्या नहीं गलत है, मोरालिटी को अफोर्ड कर। जबकि हेलेनिज्म हमें जो है वो ब्यूटी और रीजन को फोकस करता हुआ हमें दिखाता है। ये फोकस करता है ब्यूटी को, रीजन को, ठीक है, इंटेलेक्चुअल परसूट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल और सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। एवरिज्म एंड हेलेनिज्म जिसमें मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक समवन डिसिप्लिन, ओबीडिएंट एंड राइटलेसनेस। तो ये इस रिस्पेक्ट से ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हेलेनिज्म इंटेलेक्चुअल परसूट के हवाले से। uh, इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, द बेस्ट हैज बीन थॉट एंड सेड। इससे मुराद ये है कि जो हाईएस्ट अचीवमेंट है ह्यूमन थॉट की, वो बेसिकली इट शुड सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, आर्ट या लिटरेचर को या फिलोसफी को इट शुड सर्व एज अ फाउंडेशन प्रिंसिपल, फाउंडेशन या बेस या प्रिंसिपल ऑफ moral development of any society. So the best that has been thought and said, इन्हीं क्लासिकल को थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, सॉरी, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से मुराद ये कि रोल ये होना चाहिए कि वर्क को एवेलुएट किया जाए अकॉर्डिंग टू टचस्टोन मेथड, एस्टिमेट्स मेथड, और ताकि कल्चर और सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ हो सके। Culture and anarchy. He advocated for intellectual and moral refinement within society to achieve a harmonious, balanced social order. अब कल्चर एंड एनार्की को भी अगर हम देखें तो वो बैलेंस हमें नजर आता है। कल्चर
से मुराद उनका एक एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो जिसमें हमें नजर आता है कि दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है। एनार्की से मुराद इंडिविजुअल जो ऐसे स्पिरिट है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है किसी भी माशरे की ग्रोथ के लिए, उसको कल्चरल एस्पेक्ट के साथ बैलेंस होके जो है वो लेकर चलना चाहिए। आर्नल्डियन पैराडॉक्स, कल्चर जो है वो बैक वक्त आप कह सकते हैं कि कंट्रोडिक्टरी जो है थॉट्स और पर्सपेक्टिव हमें नजर आते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आती है ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें आप यूं समझ सकते हैं कि कल्चर इज बोथ मीन्स एंड एंड, सर्विंग एज अ वे टू अचीव परफेक्शन व्हाइल आल्सो बीइंग कंसीडर्ड इट्स के साथ साथ डिसइंटरेस्टेड क्रिटिक। डिसइंटरेस्टेड क्रिटिक से मुराद आर्नल्ड का ये था कि जब भी कोई पोइट क्रिटिसिज्म करने लगे तो वो ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज करे, अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करे, पर्सनल बायस या नफरत किसी पोइट के बारे में, उसकी किताब के बारे में नहीं होनी चाहिए। तो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए इसको। अनइंटरेस्टेड से मुराद मतलब का मुराद ये है कि बिल्कुल रुझान ना हो। डिसइंटरेस्टेड से मुराद कि पर्सनल बायस ना हो, उसकी ऑब्जेक्टिवली वो एवेलुएट करे वर्क ऑफ आर्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैथ्यू आर्नल्ड की। अगर हम मैथ्यू आर्नल्ड के 3 इंपॉर्टेंट एस्टिमेट्स के बारे में बात करें, जो कि इन्होंने अपनी मशहूर ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री में लिखे, रियल, हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट्स के बारे में। रियल एस्टिमेट्स क्या है? रियल एस्टिमेट से मुराद कि ऑब्जेक्टिवली अनबायस्ड तरीके से किसी पोइट्री को जज करना, जिसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं और इंडिविजुअल फैकल्टी ऑफ पोइट को भी अंदराज करते हैं। याद रखें, रियल एस्टिमेट का वो कंसेप्ट हमें टीएस इलियट के व्यू, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में नजर आता है कि वो भी मैथ्यू आर्नल्ड को फॉलो कर रहे हैं। और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात करें अगर हम, जो कि बेसिकली आर्टिस्ट से रिलेटिव है, वो हमें यहाँ पर आकर क्रिटिक से रिलेटिव एक टर्म मिलता है जो कि डिसइंटरेस्टेड क्रिटिक है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से टीएस इलियट मुतासिर हुए होंगे मैथ्यू आर्नल्ड से। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से मुराद जब आप को भी कोई क्रिटिक किसी चीज को जज करता है हिस्ट्री के बेस के ऊपर, तो वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उसकी नजर फोकस करता है, उसको नजर उसको जो है वो फोकस करता है। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। आर्नल्ड के नजदीक ये अच्छा नहीं था, हिस्टोरिकल एस्टिमेट भी ठीक नहीं था, और रियल एस्टिमेट जो है वो उसको फॉलो करने का कहते हैं। एक है पर्सनल एस्टिमेट, जिसमें आप अपनी ज़ाती राय, अपनी पसंद नापसंद जो है उसके ऊपर आप किसी चीज़ को एवेलुएट करते हैं। तो ये पर्सनल एस्टिमेट है। ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को जज करने का। तो आर्नल्ड के मुताबिक सही तरीका जो है वो रियल एस्टिमेट है, जिसमें आप हिस्टोरिकल कंसेप्ट को भी देखते हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट को भी देखते हैं आर्टिस्ट के, उसको फोकस करते हैं। हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812-1889 लाइफ स्पैन है इनका। साथ में 1812 में इनकी जो है पैदाइश होती है, लंदन इंग्लैंड। और सारा एना और रॉबर्ट ब्राउनिंग सीनियर इनके इकलौते बेटे थे। इनके वालिद क्लर्क थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में। ब्राउनिंग कीन इंटरेस्ट रखते थे शुरू से ही। अर्ली एजुकेशन जो है इन्होंने अपने वालिद से मुतासिर होकर शुरू की, और सेल्फ एजुकेटेड थे। कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर इन्होंने डिससेटिस्फेक्शन की वजह से छोड़ दिया। लिटरेरी इंटरेस्ट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वोरेशियस रीडर थे। पहली जो पोइम इनकी पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन 1833 में शाया होती है। 1835 में एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग से वो मिलते हैं। बाद में इनकी शादी हो जाती है उनसे सीक्रेटली, और ये जो है वो दूसरे मुल्क में मूव कर जाते हैं, इटली। तो 1846 में इनकी शादी हो जाती है। अब ब्राउनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द रिंग एंड द बुक, पब्लिश होता है 4 वॉल्यूम में 1868 से लेकर 1869 में। ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो ह्यूमन साइकी को, मेंटल एबिलिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी आर्ट को, रेनेसांस को और मोरालिटी को चैलेंज करती है। स्पेशली रीजन टू लिव और रीजन टू सर्वाइव। और याद रखिए कि ब्राउनिंग वाज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोइट। He experimented with various poetic forms, including dramatic monologues. Some of notable works, including My Last Touches, Porphyria's Lover, and Envia del Sarto. ये इनके important work है। Dramatic monologue और जो आपके सामने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इसके अलावा असाइड है और सदनी की है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। उसको आप बड़ी डिटेल्स के साथ देख सकते हैं, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक इन्फोग्राफिक भी अपलोड कर चुका हूँ फेसबुक पेज पर। ब्राउन की जो पोइट्री है क्रिटिकल जो है, उन्होंने क्लेम हासिल किया, और फाइनेंशियल सक्सेसेस जितनी भी थी वो उनकी अपनी राइटिंग से, लिटरेरी करियर से ही आते रहे। ब्राउनिंग की जो मिसेस हैं एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग, उनकी 1861 में जो है डेथ हो जाती है। ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल किया। 1889 में इनकी
वेनिस इटली में जो है वो डेथ हो जाती है। इम्पॉर्टेंट जो है वर्क्स जो हैं उनको हम ज़रा देखते हैं। पॉलिन, अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन, फर्स्ट पब्लिश वर्क, ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। इसके बाद ये जो पोएम है ये हम देखते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ टॉट एंड परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ को जो है वो फोकस करती है। पेराक्लिस 1835 में ये जो ड्रामेटिक पोएम आती है जो कि रेनेसांस अल्केमिस्ट पेराक्लिस को फोकस करती है। ये जो है दर हकीकत में एक स्ट्रगल, एक एम्बिशन जो है उसको जो है वो दिखाती है कि अल्केमिस्ट जो है वो का जो शोभा था वो ठीक था या कैसा था। और ब्राउनिंग जो है इसमें एम्बिशन, इंटेलेक्चुअल परसूट और सर्च फॉर नॉलेज को दिखाती है। अब ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो पेरिस्टलस 1835 में इन्होंने ये ड्रामेटिक पोएम शाया की, मोस्टली इनके जो कैरेक्टर्स थे वो रेनेसांस एलिमेंट से थे, रेनेसांस के दौर से लिए जाते थे। उसके बाद हम देखें सॉर्डेलो एक डेंस और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पोएम है जो कि मेरेवल इटली में जो है वो सेट होती है। और ये भी एक जो एक आप कह सकते हैं कि पोएम लिखने वाले सॉर्डेलो हैं उनके ऊपर जो है वो फोकस करते हुए इन्होंने ये नज़म जो है वो लिखी है। Important keywords में dramatic lyrics, a collection of shorter poems including My Last Touches and The Pied Piper of Hamelin शामिल है। Dramatic monologue है that reveals speaker's chilling confession of jealousy and control, My Last Touches में, और The Pied Piper of Hamelin famous children poem। Dramatic romances and lyrics। अब ये नहीं इतनी इंपॉर्टेंट कि आप बुक्स पब्लिकेशन को याद रखें, आप पोइम्स के नाम को, पोइम्स की मेजर फीचर्स को, उनके अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं रिलेटिव, उनको आप अच्छे से फोकस करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें ये जो कलेक्शन है ड्रामेटिक मोनोलॉग है सच एज पोर्फिरियास लवर द लेबोरेटरी। पोर्फिरियास जो लवर है वो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ ऑब्सेसिव लव एंड वायलेंस। मैन एंड वुमेन 1855 में कलेक्शन जो शाया हुई फ्रॉलिपोलिपी एंड माय लास्ट टचेस, इसमें इनको फोकस करते हैं। फ्रॉलिपोलिपी बेसिकली एक इटालियन पेंटर थे जो कि फ्लोरेंटीन की स्कूल से एसोसिएटेड थे, और वो एक रेनेसांस या इटालियन रेनेसांस स्पिरिट में बड़ा उनका हाथ था और बहुत ही कंट्रीब्यूशन थी उनकी रिलीजियस और जो चीज़ों में उनको वो डिपिक्ट करते थे। और अगर हम मज़ीद देखें कि Prolifically present the struggles of artists against religious restriction. My last touches एक chilling portrayal है possession of and jealous of Duke का। So, ये कुछ पब्लिकेशन ऐसी हैं जो बाद में भी इन्होंने अपनी लेटर आने वाली बुक्स हैं उनमें भी इनको शाया करवाते गए। तो पोइम्स के जो पब्लिकेशन है उनके इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि ये हम ब्राउनिंग के पढ़ते हैं या मैथ्यू आर्नल्ड, उनकी इतनी ज़्यादा आपको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या। एक तो नॉवेल्स हम ज़हन में रखते हैं कि नॉवेल्स कब कब हुआ, किसका हुआ, क्या ख़ास बात थी। इसमें हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो वर्क है, इम्पॉर्टेंट जो पोइम है या जो आपके सिलेबस में पढ़ाई जा रही है उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉवेल्स डाटे को जहन में स्टोर करके रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी मेरी आपको ये हदायत है कि किसी भी लेक्चर को देखने में एक दफ़ा देखने से चीज़ें बैठती नहीं हैं, आपको देखना होता है बार बार। और ख़ासतौर पर जो लोग डिटेल के साथ मुझे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में, मुझे पेड स्टडी के लिए जिसमें डिटेल लेक्चर, गाइडेंस और पीडीएफ लेक्चर की एक्सेस दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर हम देखें, रिंग एंड बुक ब्राउनिंग की जो एपिक पोएम है 12 बुक से जो है वो उस पर मुश्तमिल है, जिसमें मर्डर और ट्रायल को दिखाया गया है फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव से। द क्राइम और एक्सप्लोरिंग थीम्स हमें जो नज़र आती हैं, जस्टिस, ट्रुथ और ह्यूमन परसेप्शन। ड्रामेटिस्ट पर्सन 1864 में कलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग शाया होता है जिसमें एंड्रिया डेल सार्टो और कैनिबल ऑन सिटिबोस जो है वो शाया होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एंड्रिया डेल सार्टो जो है वो बेसिकली एक इटालियन पेंटर थे रेनेसांस के, जो कि 1486 से लेकर 1530 जो है जिनका जो है वो लाइफ स्पैन है। और ये भी उस हवाले से जो है वो काफ़ी मशहूर थे। और दूसरी तरफ हम देखें जो कैलिबन अपॉन सिटिबोस है जो कि एक री इमेजिनिंग है एक मशहूर कैरेक्टर की, शेक्सपियर के जो कॉमेडी है टेम्पेस्ट, वहाँ से उसको लिया गया। तो ये वहाँ से एक कैरेक्टर लिया गया, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैलिबन अपॉन सिटिबोस जो है ये कैरेक्टर कहाँ से लिया गया, या शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट का जो कैरेक्टर है वो किस पोइट ने अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर शाया किया एज ए जो है वो मोनोलॉग के तौर पर, तो उसको आप देख सकते हैं। द इन एल्बम 1875 में शाया होने वाली ये नैरेटिव पोएम की है जो कि एक विजिटर्स जो है वो विजिट करते हैं कि इन में, और वहाँ से
वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बयान किए गए। एसोलैंडो 1889 में ब्राउनिंग की फाइनल कलेक्शन ऑफ पोएट्री शाया होती है। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को चैलेंज करती है, मोरालिटी, नेचर और ह्यूमन कंडीशन। तो ये देखें बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको आप जेहन में रख सकते हैं, जैसा कि एसोलैंडो हो गया, या इसके अलावा ड्रामेटिस्ट पर्सन आए, द इन एल्बम, द रिंग एंड बुक, ये मशहूर किताबें जिनको आप जेहन में रखते हैं और आपको रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम देखें हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। साइकोगो, साइकोगो एक ब्राउनिंग का एक ऐसा टर्म है जो कि ऐसे आदमी के लिए जो कि लीड करता है, गाइड करता है माइंड को, सोल को। तो इट सिग्निफाइज द पर्सन हु हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, हु हैज द पावर टू गाइड अदर्स, हु हैज द पावर टू लीड अदर्स, हु हैज द पावर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम राइट टू रॉन्ग। तो हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो वही में बेसिकली इटालियन पेंटर फ्राले पोलिपी को ट्रिब्यूट के तौर पे भी कह सकते हैं कि टर्म जिन साइकोगो और एक ऐसा गाइडर या लीडर ऑफ सोल के तौर पर। तो ये आर्टिस्टिक क्रिएशन जो इसने बनाई फ्राले पोलिपी एंड्रियो डेल सार्टो, तो बेसिकली इसका मीन ये था कि इंस्पायर किया जाए विक्टोरियन एज के फूल। 12 स्लीपर बेल, 12 स्लीपर बेल, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो 12 स्लीपर से ये ब्राउनी की पोइम ऑन थॉट्स ऑफ अब्रॉड से ली गई, जिसमें वो एक डिस्टेंस बेल बजती जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जो कि बेसिकली बुलावे का और किसी डेथ का या किसी नई चीज की आमद का सिंबलाइज करती है, या बिगिनिंग ऑफ न्यू इवेंट। इसके बाद अगर हम देखें फ्रा लिपोलिपी, एक मशहूर टर्म, एक मशहूर राइटर पेंटर के ऊपर इन्होंने जो एक पोइम लिखी, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, जो कि स्ट्रगल दिखाता है, कि आर्टिस्ट की एक्सपीरियंस दिखाता है, और इट रिफ्लेक्ट्स हिज लाइफ, इज पर्सनल लाइफ, इज रोल ऑफ क्रिएटिविटी। लव अमंग रेन्स एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म का एक जो है वो एक पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसमें वो रोमांटिक इनकाउंटर दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि किस तरीके से सिविलाइजेशन चाहे डिके हो जाए, डेथ हो जाए, स्टिल इट कैन it can have the enduring power of love. Still, one can have the enduring power of love even if you stay at the ruins. आप तबाहशुदा चीज में भी खड़े हो जाए तो still there are the possibility of love. जिस तरह हम कीट्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, शैली के टर्म्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ज़हन में रखना इसलिए जरूरी है कि इफ़ यू टेल एनीवन इन द इंटरव्यू कि भाई मेरा ब्राउनिंग फेवरेट पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए, इफ दे माइट आस्क कि भाई लव अमंग रूइंस के बारे में क्या पता है, प्रोलिफोलिफी कौन था, वगैरह वगैरह। वोएज इन अ पोइम, तो वोएज इन अ पोइम इस फ्रेज को वो डिस्क्राइब करते हैं, एम्बार्किंग अ न्यू जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, ठीक है, थ्रू द थ्रू द रीडिंग और राइटिंग ऑफ अ बुक। तो ये एक न्यू एक जो है वो हमें नजर आता है, एक स्ट्रगल इस पोइम को जहाँ पे इन्होंने यूज किया इस फ्रेज को, वो है ओल्ड पिक्चर्स इन फ्लोरेंस। अपने एक्सपीरियंस को इमर्सिंग oneself in the scenes of depicting ancient paintings. So symbolically we can say that it is a representation or transformation of artistic spirit into something kind of a journey of exploration. गॉड्स इन हेवन ऑल राइट विद द वर्ड, बहुत ही मशहूर जो है वो फिक्रा पेपा पासिस पोइम से लिया गया, जिसमें एक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस को दिखाया जाता है कि खुदा अपनी जगह पर है और दुनिया में मामलात रूटीन के मुताबिक तय हो रहे हैं। तो ये लाइन पेपा पासिस से आती है, इट सजेस्ट दैट कि भाई एवरीथिंग इज अल्टीमेटली इन द राइटफुल प्लेस, वी शुड नॉट हैव टू वरी मच अबाउट द वर्ल्ड, बिकॉज हायर पावर इन द वर्ल्ड, इन द हेवन, ओवरसीज द वर्किंग इन द यूनिवर्स। तो खुदा अपनी जगह पर, गॉड इन हेवन, और इंसान जो है वो नीचे, या मामला जो है वो तय हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, इनके इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन को देखते हैं। 1844 1899 इनका वर्क है, 1844 से लेकर 1899 इनका लाइफ स्पैन है। हाई चर्च एंग्लिकन फैमिली से इनका ताल्लुक था, रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हुए 1866 में, और 1868 में सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स को इन्होंने ज्वाइन किया। जेसिस्ट प्रेस थे 1877 में इन्होंने एक ओहदा हासिल किया, यानी क्रिश्चियनिटी का एक ऑर्डर समझ लें आप। और रिलीजियस पोइट्री लिखी इन्होंने, और बहुत ही अर्ली लाइफ में इनकी डेथ हो जाती है। स्प्रंग रिदम, कर्टिल सोनेट और इनस्केप, इंस्ट्रेस जैसे टर्म इन्होंने कॉइन किए, उनको भी हम देखते हैं। इनकी ज़्यादातर जो पब्लिकेशन है वो लाइफ टाइम होती है पब्लिकेशन, लिखते लाइफ में, लेकिन पब्लिकेशन रॉबर्ट ब्रिजेस ने इनकी ज़िंदगी के बाद शाया करवाई।
तो डीप एप्रिसिएशन नज़र आती है नेचर की, हमें डिवाइन ब्यूटी की। इंटेंसली लिखा, पैशनेटली लिखा, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, नेचर के बारे में, पीस के बारे में। और इम्पोर्टेंट वर्क्स अगर हम देख लें तो इनकी वर्क्स जो है वो पोस्टमसली रॉबर्ट ब्रिचिन ने 1918 में शाया किए, जिसकी वजह से इनकी रिकॉग्निशन बढ़ती है। Considered a pioneer of modernist poetry and significant influence on later poets। तो इसको एवन-गार्ड पोइट भी कह सकते हैं कि अपने से बढ़कर था, अपने एज अ विक्टोरियन पोइट उसके जो व्यूज थे वो मॉडर्निस्ट थे। तो मशहूर पॉइंट जो इन्होंने, जैसा कि द पाइट ब्यूटी, द स्प्रिंग एंड द फॉल लिखी, तो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एरा के तौर पर जाना जाता है। इनकी पोइट्री जो है वो स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है, ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द चैलेंजेस ऑफ फेथ। तो अब हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से हॉपकिन की जो डेथ हुई है टाइफाइड फीवर की वजह से 89 में 44 ईयर की एज में हुई। और इम्पॉर्टेंट वर्क्स को अगर हम एक नज़र देख लें, पोइम्स ऑफ जीएम हॉपकिंस, पब्लिकेशन डेट 1918। पब्लिकेशन को छोड़ दें, आप सिर्फ पोइम्स को देखें, रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश की, और जिसमें मेजर जो थीम हमें नेचर, स्पिरिचुअल जर्नी, फेथ नजर आती है। तो मोस्टली हमें यही थीम नजर आएंगी। तो वी विल नाउ बी फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट टाइटल्स एंड देयर नेम। द wreck ऑफ द डर्जी लैंड, जिसमें उन्होंने एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई है, एक शिपरेक जहाज उसके ऊपर नन्स थी और वो तबाह हो गया था। पोइम्स ओरिजिनल एंड ट्रांसलेटेड, ये कलेक्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि 1918 में शाया हुई, जो कि इनकी यूनिक स्टाइल और पोइटिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। डर स्कॉटिश ऑक्सफोर्ड, अब डर स्कॉटिश ऑक्सफोर्ड एक स्कॉटिश कैथोलिक प्रीस्ट थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिश्चियनिटी के अंदर इनका बड़ा नाम है। तो ये बेसिकली पुराने दौर के थे। तो एक बार इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट का जिक्र हम लें तो थॉमस एक्विनास और विलियम ऑफ ऑकहाम से पैरेलल इनका जो है, यानी आप समझ लें कि नाम आता है। इसके अलावा मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क है ये, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिडिवल थियोलॉजियन डॉन स्कॉटिस, और इसके फिलोसॉफिकल आइडियाज को उन्होंने एक्सप्लोर किया। ये इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको आप जरूर देखें। टेरिबल सोनेट्स, ठीक है, पार्शली पब्लिश इन 1918 और कंप्लीट वर्जन 1930 में। आपको यू डोंट हैव टू मेमोराइज द पब्लिकेशन डेट, आपको टेरिबल सोनेट्स नाम पता होना चाहिए कि वो रोट टेरिबल सोनेट्स। आपको पता होना चाहिए इट वाज जीएम हॉपकिंस हु रोट टेरिबल सोनेट्स, जिसमें पर्सनल स्ट्रगल इंक्लूडिंग हिज बैटल विद डिप्रेशन एंड रिलीजियस फेथ उसको फोकस किया जाता रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हमको देख लें कि हॉपकिंस के मशहूर टर्म है, इनस्केप है, इन स्ट्रेस है। उसको उसको हम जरा एक नज़र अपनी देख लेते हैं। जब हम इनस्केप की बात करते हैं तो बेसिकली इनस्केप से मुराद यूं है कि यूनिक तरीका का किसी भी चीज़ को जांचने का, किसी भी चीज़ की जो स्पेशल फीचर है जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसको मुनफरिद बनाते हैं, चाहे कि वो एक दरख्त है, उसका जो टेक्सचर है, उसके जो पत्ते हैं, उसका जो रंग है, एक बटरफ्लाई है तो उसका बटरफ्लाई का जो कलर कैसा है, उसकी फ्लाइट कैसी है, एक शख्स है उसकी चाल कैसी है, उसका गुफ्तार कैसे है, वगैरह वगैरह। तो जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं किसी भी चीज़ की, वो उसको मुनफरिद बनाती है। तो शायर के लिए ये आसानी हो जाती है कि वो इंस्केप का इस्तेमाल करे और इस स्ट्रेस के ज़रिए उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए सामने लेकर आए राइटर्स रीडर्स के। तो इनर एसेंस किसी भी चीज़ का वो हमें वो नज़र आता है किसमें, इंस्केप के अंदर, जिसमें हमें किसी चीज़ के सिग्निफिकेंट जो फीचर्स हैं वो नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दरख्त को देख रहे हैं तो उस दरख्त को देख के आप उसके ब्रांचेस को देखते हैं, आप उसके लीव्स को देखते हैं, आप उसकी ट्रंक को देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसकी इंस्केप कहलाएंगी, जो उसके फीचर्स हैं, जो कि उसके रंग, कलर वगैरह सब कुछ। अब हम इस स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इस स्ट्रेस के ऊपर बात करें तो इस स्ट्रेस एक ऐसा टर्म है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ ही एक टर्म के, जो कि रिकॉग्निशन है। आपने जो चीज़ें देखी, आपने जो चीज़ें अंडरस्टैंड की, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों को एप्रीहेंड करना, दर हकीकत में स्ट्रेस कहलाएगा। जैसा कि आपने एक दरख्त देखा, उसके फीचर्स वगैरह देखे, तो इन स्ट्रेस दर हकीकत में क्या होगा, एक ड्राइविंग फोर्स होगी, एक एनर्जी होगी जिसने उस इंस्केप यानी उस शख्स के फीचर्स यानी उस दरख्त के फीचर्स को पकड़े रखा है, समोए रखा है। आप उसको जड़ कह सकते हैं, आप उसको उसकी वाइटलिटी कह सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के साथ है। तो इन तमाम चीज़ों को शायर जब दिखाएगा अपनी नज़म के अंदर
एक्सप्लेन करेगा तो वो ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करेगा कि जो किसी भी चीज़ के बारे में उसने अगर कोई पोइम लिखी तो उस फीचर्स को खुद ब खुद वो अया कर देगा। तो ये इंस्केप और स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है। इंस्केप बेसिकली जो है वो आप यूँ कह लें कि पैटर्न्स हैं, ठीक है? और इंस्ट्रेस जो है वो बेसिकली वो एनर्जी है दैट होल्ड्स द पैटर्न टुगेदर। तो टुगेदर ये जो 2 टर्म है ना, ये क्रिएट करते हैं यूनिक और इंडिविजुअल एसेंस को क्रिएट करते हैं। तो इन समरी में आप कह सकते हैं कि इंस्केप इन्वॉल्व्स परसीविंग एंड रिवीलिंग द escape revolves revealing the intrinsic quality, जबकि इंस्ट्रेस के अंदर आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको डायनामिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, डिस्टिंक्टिवनेस को एक्सप्रेस करना है और रिकॉग्नाइज करना है उसको, उसकी आउटवर्ड क्वालिटीज को, तो ये हमें नजर आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर दीजिए कि रेलेवेंट नहीं है इतना, लेकिन मैंने वैसे फैक्ट के तौर पर ऐड किया था उसको। इंस्केप एंड स्ट्रेस के ऊपर बहुत बेहतरीन चार्ट है, इसको मैं फिलहाल नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इंस्केप की क्या मिसालें दी गई हैं। एक बर्ड है, उसकी फ्लाइट पैटर्न और डिस्टिंक्टिव कॉल्स, जबकि स्ट्रेस क्या होगा, इस आप यूँ समझ लें कि एक बच्चा जिसकी एक एनर्जी है, या बर्ड है उसकी भी एनर्जी देख लें, उसकी वाइटलिटी देख लें, उसकी क्यूरियोसिटी देख लें, उसकी कैपेसिटी देख, तो ये दोनों चीज़ों का जब अच्छा मिलाप होगा तो पोइट इस काबिल होगा कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेगा, बयान कर सकेगा। तो ये इस चार्ट को मैं अब मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन स्टिल जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं स्टडी के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए जिम हॉपकिंस के। एस्केमेटाइजेशन दर हकीकत में एक अप्रोच है क्रिएटिंग अ विजुअल इमेजरी थ्रू साउंड एंड पैटर्न्स, ऐसा तरीकाकार का इस्तेमाल जिसमें वर्ड और साउंड ऐसे इस्तेमाल किए जाए कि पढ़ने वाले को विजुअल सेंसेशन मिले, समझ आए, उसको भी सिंथेटिक इफेक्ट डेवलप हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें स्प्रंग रिदम जो है वो उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, स्प्रंग रिदम क्या है। डैपल थिंग्स से मुराद एक ऐसी चीज़ें जो कि टेक्सचर जो है वो नजर आए। मसलन ये आपके सामने, ये आपको व्हाइट भी नजर आ रहा है, रेड भी नजर आ रहा है, ब्लैक भी नजर आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो ये डैपर्ड हो जाएगी। ऐसी चीजें जो कि मिक्सचर हो, तो हॉपकिंस जो है चीज़ों को ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करता था। हॉपकिंस वाज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ डैपर्ड थिंग, वो यूज करता था अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए पोइट्री को और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इसके बाद स्प्रंग रिदम को देखें तो वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर है इन विच ईच बिगिंस विद अ स्ट्रेस सिलेबल, पहला स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, उसके बाद वेरिंग फीचर्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, स्प्रंग रिदम एक पोएटिक रिदम है जो कि नेचुरल स्पीड से इमिटेट करते हुए इन्होंने बनाया। कर्टल सोनेट क्या है, 11 लाइन की एक पोइम, यानी 10 प्लस 0.5 आप कह लें, 10.5 की हॉपकिंस ने इन्वेंट किया। 10.5 लाइनें जो पोइम है ये आपके सामने आ गई है कि इसको पहले इन्होंने सेस्टेस्ट में यानी 6 लाइन में डिवाइड किया, और बाद में उसको इन्होंने क्वार्टरेन में डिवाइड किया 4 लाइंस में, 1 2 3 4, और आखिरी जो है वो हाफ टेल लाइन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइजली 3/4 ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, और आप इसको 11 लाइनें कह लें, आप उसको 10.5 लाइन्स। तो ऑक्टेव ऑफ जो है उसको उन्होंने सेस्टेस्ट, और सेस्टेस्ट को जो है उन्होंने जो बाद में आता था किसी भी सोनेट में, उसको इन्होंने जो है क्वार्टरेन में बदल दिया, और आखिरी लाइन को उन्होंने जो है वो टेल लाइन कर दिया। तो इसकी जो राइम स्कीम है ABC ABC DC BDC, या ABC ABC DBC DC की राइम स्कीम है। तो ये है कर्टल सोनेट, आपके सामने एग्जांपल के तौर पर भी लाई गई। साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। डेफिनेटली बहुत स्पीड के साथ इसको डिस्कस करना पड़ता है टाइम की वक्त कमी की वक्त। अगर आप डिटेल में इसको स्टडी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं या बलूचिस्तान से हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। MCQs बेस्ड बहुत कम नंबर है, जैसे कि 20 नंबर है, तो डिस्क्रिप्टिव में उनको रिटर्न की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन स्टिल वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, क्योंकि कंटेंट या डाटा किसी भी तरीके का है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। ना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।